बांकीपुर उपचुनाव का रण सज चुका है। आज बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भव्य रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने नीरज के नामांकन में दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर का रण वही जीतेगी। बांकीपुर के बीजेपी उम्मीदवार रथ पर सवार हैं। विजय की हुंकार है। बांकीपुर का रण अब पूरी तरह सज चुका है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन की। बीजेपी के भव्य रोड शो में कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। सीएम सम्राट चौधरी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। एक तरफ नीरज कुमार सिन्हा के रथ पर एनडीए के दिग्गज एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुंकार बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रही है। पिछली बार 51,000 वोट से आरजेडी को हराए थे। इस बार 51,000 से बेसी वोट से आरजेडी को हराएंगे। बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। एक साधारण मंडल अध्यक्ष को टिकट देकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी मंडल अध्यक्षों के बीच में और एक आम कार्यकर्ता के बीच में उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इस बार तो जितना ही जितना है वहाँ तो फिक्स मान के चलिए कि वहाँ का जो हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया हुआ है उसी के आधार पर वहाँ तो जीत तय है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में है। बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। ये सीट बीते 3 दशक से बीजेपी के पाले रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव में पार्टी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। जातीय समीकरण और सियासी इतिहास यहाँ बीजेपी के पक्ष में रहा है। पार्टी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर की जनता उनके साथ है और जीत भी तय है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो चलिए समझते हैं बांकीपुर सीट का सियासी दाव। बीजेपी के लिए बांकीपुर सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। करीब 30 साल से ये विधानसभा सीट बीजेपी के पास रही है। इस उपचुनाव में जीत दर्ज कर पार्टी बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। विधानसभा चुनाव की तरह विरोधियों को करारी हार का स्वाद चखाना चाहती है बीजेपी। 9 जुलाई को पहले बीजेपी ने अभिषेक सिन्हा का नामांकन दाखिल कराया। अगले ही दिन अभिषेक ने 24 घंटे के अंदर ही पारिवारिक वजहों से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष रहे हैं नीरज कुमार सिन्हा। 13 जुलाई को आखिरी दिन उन्होंने नामांकन किया है। नीरज सिन्हा के नॉमिनेशन में बीजेपी नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो खबर समझने वाली बात यह है कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने एमएलए के पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्षी पार्टी आरजेडी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी सीट से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार पीके चुनाव मैदान में उतरे हैं। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। 3 अगस्त को उपचुनाव के रिजल्ट आने हैं, यानी कि नतीजे आने। बांकीपुर विधानसभा सीट पहले इस विधानसभा क्षेत्र को पटना पश्चिम सीट के नाम से जाना जाता था। अब इतिहास पर थोड़ा सा गौर करते हैं। सबसे पहले ये जो सीट थी वो पटना पश्चिम सीट के नाम से जानी जाती थी। 2008 में परिसीमन के बाद पटना वेस्ट का नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद 2006 से नितिन नवीन लगातार विधायक रहे, यानी कि परिसीमन से पहले से ही नितिन नवीन इस सीट से विधायक रहे। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर करीब 4 लाख मतदाता हैं। यहां कायस्थ और वैश्य वर्ग के मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन करीब 52,000 वोट से जीते थे। बीजेपी इस सीट से 1995 से चुनाव हारी ही नहीं। 1995 से लगातार बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीतती आ रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आर्म्स एक्ट के मामले में अनंत सिंह और भोजपुरी अभिनेता
गुंजन सिंह ने आत्मसमर्पण किया। सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। कोर्ट से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट में सोमवार को अनंत सिंह और भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय के सामने सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के थोड़ी ही देर बाद दोनों को जमानत भी दे दी। इस दौरान कोर्ट परिसर में आम लोगों और समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पूरा मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। बीते 2-3 मई की रात सेमराव गांव में अनंत सिंह और गुंजन सिंह एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान हथियार लहराने और अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद मीरगंज थाने में आर्म्स एक्ट के तहत अनंत सिंह और गुंजन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 15 जून को ही अग्रिम जमानत दे दी थी, पर अब गोपालगंज सिविल कोर्ट ने अनंत और गुंजन सिंह को नियमित जमानत भी दे दी है। कोर्ट से बाहर आने के बाद अनंत ने कहा कि उन्हें सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत झूठे केस में फंसाया गया है। पूजा करने के लिए कोर्ट में कुछ काम था वो कर लिए। कोर्ट से राहत मिली ना? हाँ, न्यायालय पर भरोसा है हरदम। क्या था आपको केस में फंसाया गया था कि जानबूझ के बदमाशी किया था? अनंत सिंह ने कोर्ट में ये माना था कि वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां नाच गाना चल रहा था। वहीं हथियार लहराने के मामले पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई थी। अब अदालत से नियमित जमानत मिलने के बाद जेडीयू विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए जेडीयू विधायक को मिली राहत की खबर को भी समझ लेते हैं। अनंत सिंह को गोपालगंज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट ने आर्म्स एक्ट से जुड़े केस में नियमित जमानत दी है। जेडीयू विधायक के साथ भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह को भी बेल मिल गई है, यानी कि जमानत मिल गई। आर्म्स एक्ट के तहत मामले में अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने सुनवाई के थोड़ी ही देर बाद दोनों को जमानत दे दी। अनंत सिंह से जुड़ा यह पूरा मामला क्या है, दर्शकों को यह भी समझना चाहिए। मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 2-3 मई की रात को सेमराव गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे अनंत सिंह। इस दौरान हथियार लहराने, अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिखाया भी था। वीडियो सामने आने के बाद मीरगंज थाने के आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में कोर्ट से उन्हें 15 जून को ही अग्रिम जमानत मिल गई थी। अब गोपालगंज सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह और गुंजन सिंह को नियमित जमानत भी दे दी है। अनंत सिंह ने राजनीतिक साजिश के तहत, फिर से गौर कीजिएगा इस बात पर, अनंत सिंह ने राजनीतिक साजिश के तहत झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। तो कानून को चुनौती देने वाले अपराधियों की भी बात कर लेते हैं। कानून को चुनौती देने वाले अपराधियों को सम्राट सरकार और बिहार सरकार का साफ संदेश है, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। वैशाली में कल जिस दुस्साहस के साथ एक देश के रक्षक यानी कि आर्मी जवान और उसके पिता की सरेआम गोली मारकर हत्या की गई थी, 24 घंटे के भीतर बिहार पुलिस ने उसका हिसाब बराबर कर दिया। कैसे, दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। कल किया मर्डर, आज हुआ एनकाउंटर। 24 घंटे के भीतर आरोपी स्ट्रेचर पर। खाकी का हिसाब साफ, अब ऑन द स्पॉट इंसाफ। अगर बिहार में रहना है तो कानून के अनुसार ही रहना पड़ेगा। अगर कानून से इधर उधर करोगे तो सीधे यमराज के द्वार में मिलोगे, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी ने भरे मंच से ऐलान किया था, या तो अपराध छोड़ दो वरना बिहार छोड़ दो। उनके इसी बयान के बाद बिहार की पुलिस अपराधियों की नो एंट्री का बोर्ड टांग चुकी है। वैशाली में रविवार को जिस दुस्साहस के साथ देश के एक फौजी और उसके पिता को मौत के घाट उतारा गया था, ठीक 24 घंटे के अंदर खाकी ने उसका ऑन द स्पॉट हिसाब चुकता कर दिया है। आर्मी जवान की शहादत और उसके पिता की हत्या से
परिजनों में आक्रोश था, जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर था और इधर पुलिस की स्पेशल टीम महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को घुटनों पर ला दिया। वो जो कल तक सीना तान कर गोलियां चला रहा था, अब सदर अस्पताल के बेड पर तड़पते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। जो हमने गाड़ी का देखा है उसमें पीछे से लग रहा है कि 2 गन शॉट है, वो एंटर किए हैं और सामने से निकले हुए हैं जी। और जो एक्यूज्ड जगदीश है उसको देखा है, उसकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर साहब से बात हुई है और उसका इलाज चल रहा है। एक्सरे वैक्सरे हम लोग करवा रहे हैं। पैर में दोनों में घुटने के नीचे दोनों तरफ गोली एंट्री की और बाहर निकल गई है। ये पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। 12 जुलाई को आरोपी ने पिता पुत्र को गोली मारी। रास्ते के विवाद के लिए आपस में ही ये विवाद चल रहा था। 11 जुलाई को पुलिस ने मामले में समझौता कराया था। 12 जुलाई को आरोपी ने पिता पुत्र को गोली मार दी। पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आर्मी जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। उसी मामले पर पुलिस ने एक्शन लिया है। गौरतलब है कि अपराधियों के घुटने तोड़ने वाली खाकी का ये अवतार बताता है कि बिहार में अब क्विक जस्टिस का दौर शुरू हो चुका है। अपराधियों को लगा था कि वो एक फौजी का खून बहाकर चैन की नींद सोएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब फाइलों से निकलकर सीधे पुलिस की बंदूकों में लोड हो चुकी है। ये एनकाउंटर उन तमाम गैंगस्टर्स और शूटर्स के लिए एक खुली चेतावनी है कि कानून हाथ में लोगे तो पुलिस सिर्फ कोर्ट के चक्कर नहीं लगवाएगी, बल्कि सीधे अंजाम तक पहुंचा देगी। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार पुलिस ने कैसे एनकाउंटर वाला जवाब दिया है, इसको भी समझ लीजिए। वैशाली में रविवार को एक फौजी और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया था। एक फौजी था और उसके पिता को, दोनों को मौत के घाट उतारा गया था। ठीक 24 घंटे के अंदर खाकी ने उसका ऑन द स्पॉट हिसाब चुकता कर दिया है। डबल मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ। पुलिस गाड़ी पर उसने फायरिंग की, पैर में गोली लगी है, दो गोली लगी है। मुख्य आरोपी जगदीश राय सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती है। रास्ते के विवाद के लिए यह पूरे गोलीकांड हुआ था। पुराना विवाद है जिसमें इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। 11 जुलाई को पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया था। बावजूद इसके 12 जुलाई को आरोपी ने पिता पुत्र को गोली मार दी। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। आर्मी जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई जब वो बाइक पर डालकर आर्मी जवान को ले जा रहे थे और उनके पिता वहीं पर पड़े हुए थे जिनको गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब अस्पताल ले जाने के क्रम में जवान की मौत हुई और उसका बदला कैसे पुलिस ने लिया, वो खबर आप समझ रहे हैं। अपराधियों को दो टूक चेतावनी दी गई है। किसकी तरफ से? मुख्यमंत्री की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। बिहार में अपराधियों के लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सीएम ने संदेश साफ दिया है, अपराधियों के पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो अपराध छोड़ दे या फिर बिहार छोड़ दे, या फिर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। संदेश साफ है, जो कानून हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी गोली चलाएंगे, उन पर भी पुलिस सीधी और जवाबी कार्रवाई करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। फरार अपराधियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती का अभियान भी चल रहा है। अपराधियों पर कानूनी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है, बिहार सरकार ने कर ली है। बिहार में आखिर मंदिर क्यों बनते जा रहे हैं चोरों का सबसे आसान निशाना? कहीं 11 किलो चांदी की मूर्ति गायब है, कहीं लाखों की अष्टधातु की प्रतिमाएं चोरी हो गई, तो कहीं 1.5 किलो की विरासत पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल आस्था की सुरक्षा का है। आखिर भगवान के घर तक पहुंच रहे चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? सवाल पूछती है रिपोर्ट, देखिए। बिहार में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर तो छोड़िए, भगवान के मंदिरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। अंधेरे का फायदा उठाकर ताले चटकाए जा रहे हैं और सदियों पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां सरेआम चुराई जा रही हैं। आखिर बिहार में मंदिरों को कौन खोखला कर रहा है? क्या पुलिस सो रही है या चोरों के सिंडिकेट के आगे सरेंडर कर चुकी है? सबसे पहले बात समस्तीपुर की,
जहां चोरों ने दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। खानपुर थाना क्षेत्र का एक ऐतिहासिक मठ, जहां खुद सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की थी। वो मठ जो पिछले 200 सालों से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र था, उसे चोरों ने एक झटके में सूना कर दिया। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की 200 वर्ष पुरानी अष्टधातु की अमूल्य मूर्तियां और करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात गायब कर दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। समस्तीपुर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि चोरों ने भोजपुर के आरा में धावा बोल दिया। पीरो अंगी गांव के पिटरों में राम जानकी मंदिर का ताला औजारों से कतर दिया गया। यहां से श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गई। आस्था पर हुए इस प्रहार से स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब चलिए सिल्क सिटी भागलपुर, जहां नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर काली मंदिर को निशाना बनाया गया। यहाँ किसी छोटी मोटी चीज को नहीं, बल्कि सीधे 11 किलो चांदी की मूर्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुबह जब पुजारी पहुंचे तो मंदिर का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। एक के बाद एक 3 जिलों में हुई इन वारदातों ने साबित कर दिया है कि बिहार में चोरों का एक बड़ा सिंडिकेट एक्टिव हो चुका है, क्योंकि मंदिरों को इस तरह सिलसिलेवार ढंग से टारगेट करना किसी बड़े नेटवर्क की गवाही दे रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग सिर्फ कागजों पर चल रही है? जब खुद भगवान के घर की सुरक्षा दांव पर हो तो आम नागरिक खुद को महफूज कैसे समझे? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह, भोजपुर से चंदन कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल है कि चोरों के निशाने पर आखिरकार मंदिर क्यों है, और सवाल इससे भी बड़ा यह है कि मंदिर ही क्यों है। तो समस्तीपुर के चकोटी मठ में चोरों ने करोड़ों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी कर ली गई। करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात भी गायब हो गए। आरा में पीरो अगी आव के राम जानकी मंदिर से भी लाखों की चोरी की गई है। राम, लक्ष्मण और सीता माता की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां यहां भी चोरी हो गई। भागलपुर के नाथनगर स्थित शाहपुर काली मंदिर से 11 किलो चांदी की मूर्ति गायब हो गई। बिहार में भगवान के घर तक ये जो चोरों के हौसले हैं वो पहुंच रहे हैं, और सवाल यह है कि जो चोरी हो रही है वो सिर्फ आस्था की सुरक्षा पर क्या सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं? मंदिर तक चोर पहुंच जा रहे हैं, कहीं 11 किलो चांदी की मूर्ति गायब हो जा रही है, कहीं भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति गायब हो जा रही है। तो ये जो आस्था पर चोट की जा रही है चोरों पर, क्या आस्था की सुरक्षा पर ये सवाल खड़े नहीं करते? चलिए ये भी समझाते हैं आपको कि चोरों के निशाने पर आखिरकार मंदिर क्यों आ रहे हैं। 3 जिलों में हुई इन वारदातों ने कई सवालों को पीछे छोड़ दिया है। बिहार में चोरों का एक बड़ा सिंडिकेट एक्टिव हो चुका है। मंदिरों को इस तरह सिलसिलेवार ढंग से टारगेट करना बड़े नेटवर्क का काम लग रहा है। पहली नजर में पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस दावा करती है ना कि हम नाइट पेट्रोलिंग करते हैं, तो नाइट पेट्रोलिंग हो रही है तो फिर मंदिर तक ये आसानी से हाथ पहुंच कैसे जा रहे हैं, मंदिर तक प्रवेश कैसे मिल जा रहा है, और रात के अंधेरे में मंदिर से भगवान चोरी कैसे हो जा रहे हैं, मूर्तियां कैसे चोरी हो जा रही हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरों के सिंडिकेट को कुचलना अब पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, और पुलिस प्रशासन इसको क्या चुनौती के तौर पर लेगा? भगवान के घर की सुरक्षा दांव पर है, आम नागरिक कैसे महफूज हो, यह अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल गंभीर है। इसलिए सोचिएगा जरूर कि जब मंदिर सुरक्षित नहीं है, आस्था का वो मंदिर सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी की सुरक्षा कैसे?